नमस्कार दोस्तों। मॉर्निंग में मैंने एक पार्ट किया था। एपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 फरवरी 2023 को, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कंटिन्यू मैसेज आ गए, इतने मैसेज आए कि सर प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो मैंने कहा चलो, तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कहा हेल्प जरूर करना चाहिए लोगों को। तो पार्ट वन मैंने कर दिया था, उम्मीद है काफ़ी सब लोगों ने देख लिया होगा। और पार्ट टू भी मैंने सोचा आज कंप्लीट कर लूँ, कल थोड़ा मैं बिजी रहूंगा, तो आज मैंने कहा कि जितना हो सके थोड़ा पार्ट टू में भी 60 क्वेश्चन लगभग मैं कर चुका था, थोड़ा क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैंने कहा फटाफट हम कर लें। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, मेरा कहीं किसी को गलत सही साबित करने का कोई इंटेंशन मेरा नहीं है। सिर्फ मैं चाहता हूँ जो मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, जो मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, उनको मैं सिर्फ अपना राय बता रहा हूँ इस पेपर के बारे में। पेपर बहुत इजी है, बहुत अच्छा बना है, लेकिन जैसे भी मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी बना, मैं भी बनाऊंगा, कोई दो चार गलतियां होने की संभावना होगी, मेरी भी इसमें होगी शायद कोई गलती। तो जस्ट मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, आप मेरे व्यू से अगर एग्री करते हैं तो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर लोगों को डाउट है, तो मैंने कहा एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लूँ। क्वेश्चन आईडी 264 था, जिसमें बताया था रनिंग इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ 55% बेसिस पे शैल बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड 55% पीएफ के लिए। कईयों को डाउट है, तो मैंने कहा चला थोड़ा सा मैं इसको बता दूं पीएफ का। हमारा जो पेरा है IRM 24 924, ये IRM पार्ट वन चैप्टर 9 है। उसमें जब मैं पढ़ाया था रनिंग अलाउंस में, जिसमें 924 का ये जो 3 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट 55% basic pay shall be taken into account in the case of running staff retiring on or after 1/4/79, and 55% basic pay shall also be reckoned as pay for the purpose of recovery of subscription towards provident fund। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा था, ये मैंने ऑलरेडी मैं बताया था मॉर्निंग में। इसमें बी और ए एंड बी बोथ आर करेक्ट है। कईयों को थोड़ा डाउट है, तो मैंने कहा बता दूं आपको। इसके बाद हम चलेंगे आगे, जो हमारे से स्टार्ट हुआ था ये हमने कर चुका था। क्वेश्चन आईडी 229 हम कर चुके थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन आईडी 280। Who among these is authorized to decide the final HOR classification of engineering gateman at level क्रॉसिंग गेट? तो मैंने आपको जैसे बताया था, HOR जो पढ़ाया था, किसी भी रेलवे कर्मचारी का जो क्लासिफिकेशन चेंज होता है, वो हेडक्वार्टर में मेन तो जीएम के उस पावर है। जीएम जो है पावर डेलीगेट कर सकते हैं पीसीपीओ, इसके अंदर पीसीपीओ ऑप्शन है, तो हमारा जो सही जवाब इसमें हो जाएगा पीसीपीओ। अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन एक्ट हम पढ़ेंगे, तो उसमें बता दिया, जैसे पहले क्वेश्चन था मिनिमम 15 साल का मेंबर बचता है, उस प्रकार मिनिमम 7 कर्मचारी मिलकर ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कैंडिडेट हु आर विद इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट एज ऑन डेट मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट notification issued by the railway recruitment board may be treated as eligible for appointment even if they exceed those who एज लिमिट ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल ज्वाइनिंग। तो जनरली जो नोटिफिकेशन निकलता है, इसमें मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि नोटिफिकेशन की डेट को आदमी एलिजिबल होना चाहिए, अपॉइंटमेंट तक तो कई बार आदमी और एज हो जाता है, तो इसमें पहला ऐसा ही है। दूसरा, जनरल मैनेजर आर एम्पावर्ड टू रिलैक्स द एज लिमिट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो 189B आरबी नंबर 2010 में निकला था, आप जरा सर्च कर सकते हैं। 189/10 आरबी नंबर है, उसके अंदर अब जाएंगे डिटेल में, तो बताया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया जो है सिर्फ रेलवे बोर्ड को ही है। तो मामला रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा जीएम के पर्सनल रिकमेंडेशन के बाद। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो जीएम नहीं है, इसके अंदर जीएम आर एम्पावर टू रिलैक्स है। ये बाद में कोई लेटर निकला हो तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो लास्ट जो लेटर मेरी जानकारी में है 189B जो है 2010 में, उसमें तो जीएम बोर्ड को पावर दिया गया है। तो इसके हिसाब से मेरा ए सही होना चाहिए। ये जरा एक बार चेक कर लीजिए अब कि कहीं इसके बाद कोई लेटर निकला हो। मेरी जानकारी के हिसाब से तो रेलवे बोर्ड को ही पावर है। व्हाट विल बी द मनी वैल्यू ऑफ सरेंडर पोस्ट? सरेंडर पोस्ट की जो मनी वैल्यू निकालते हैं या कोई पोस्ट क्रिएशन करते हैं, दोनों के लिए मनी वैल्यू निकालने का तरीका सेम है। हम सेल 1 और सेल 10 दोनों का मीन निकालते हैं, प्लस उसमें जो मीन निकालने के बाद जो डी है करंट एप्लीकेबल जो डी है, जब भी 38% चल रहा है, तो वो हम उसमें और जोड़ते हैं। तो इसमें लेवल सेल तो बताया नहीं, तो मीन पे बताया हुआ, तो मीन पे प्लस करंट डी है, उसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आईडी 224 का। आईडी 291, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 5/10/1963 को पास हुआ था ये क्वेश्चन। ये भी सही है इसमें भी।
अगला क्वेश्चन है 263 पे एलिमेंट इन रनिंग अलाउंस इज 30% ऑफ द बेसिक पे और रनिंग स्टाफ बी है रनिंग स्टाफ शेल बी पेड डिनर अलाउंस ऑन देयर बेसिक पे प्लस द पे एलिमेंट ऑफ रनिंग अलाउंस। मैं आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर अभी बताया था कि ये 934 में बताया हुआ क्या क्या लागू होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ रनिंग अलाउंस इज पे, तो 30% ऑफ बेसिक पे रनिंग स्टाफ शेल बी रिकॉर्ड एज पे फॉर एंटाइटल पास पीटीओ मेडिकल अटेंडेंस एजुकेशन अलाउंस फिक्सेशन ऑफ पे स्टेशनरी पोस्ट कंपनी हाउस रेंट अलाउंस। और ये डेयरनेस अलाउंस देखिए आई में लिखा हुआ है, डेयरनेस अलाउंस में भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। तो 30% तो हम पे एलिमेंट मानते हैं, ये सही है, और डेयरनेस अलाउंस के लिए भी माना जाता है। तो इसमें ए एंड बी दोनों सही हो जाएंगे 263 में। अगला क्वेश्चन आईडी है 290। द एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन पीरियड ऑफ रेलवे सर्वेंट शैल नॉट बी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग एट द टाइम। ये हम जब डीआर रूल हम पढ़ेंगे, डीआर मैनुअल, उसमें लिखा हुआ है कि एट ए पहली बार जब किसी भी सस्पेंड कर्मचारी को सस्पेंड करेंगे तो हम पहली बार 90 डेज करेंगे, उसके बाद फर्दर जितने भी उसके बाद अगर 90 डेज के बाद भी हमको कर्मचारी को सस्पेंशन में रखना है तो उसके लिए हमको एक्सटेंशन कराना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, जिसमें 3 कमिटी ऑफिसर की कमिटी होगी। तो जो फर्दर जो एक्सटेंशन होगा सस्पेंशन का वो होगा 180 डेज। हर बार 180 डेज हम बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो ठीक है, आपको लगता है 30 दिन बढ़ाना 30 दिन बढ़ाइए, लेकिन मैक्सिमम एट ए स्टेज जो एक्सटेंशन होगा वो वर्डिंग जो इन्होंने किया, लोग कई लोग मैंने देखा है कि लोगों 90 कई लोगों ने 90 किया, इसमें भी 90 किया गया, शायद वो कंफ्यूज हो गए 90 डेज सस्पेंशन। अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कि थोड़ा सा कंफ्यूज किया है कि नॉर्मल कोई भी सस्पेंशन होगा वो 90 डेज के अंदर रिवोक करना जरूरी है, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगा। लेकिन 90 डेज के बाद फर्दर जो एक्सटेंशन होगा सस्पेंशन पीरियड का एट ए स्टेज एट ए टाइम, जितने भी सब्सिक्वेंट एक्सटेंशन होंगे, मैंने अपने डीआर का जब लेक्चर ले रहा तभी मैंने बताया था वो 180 डेज होंगे, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा 180 डेज। Question ID 271. What is the minimum amount of pension admissible to railway servant retiring due to medical invalidation after 10 years of qualifying service? कोई भी कर्मचारी है वो मेडिकल इनवैलिड हो गया है, 10 साल की सर्विस उसकी हो चुकी है, तो कितनी न्यूनतम पेंशन मिलेगी? इसमें लिखा हुआ 25% ऑफ लास्ट पेड ऑन, 50% ऑफ लास्ट पेड ऑन, 9,000 पर मंथ एंड नन ऑफ दिस। इसमें मेरे ख्याल से लोगों को दो डाउट होंगे। पहला तो 50% ऑफ लास्ट पे आप बोलेंगे बोलेंगे तो 50% ऑफ लास्ट बेस पे भी बताया हुआ है, तो वो भी एक है, और दूसरा जो है 9,000 भी है, दोनों है। तो मैं बता दूं 50% ऑफ लास्ट पे नॉर्मल कैलकुलेशन है कि 50% लास्ट पे और लास्ट 10 मंथ्स एमोलमेंट जो भी है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कोई कर्मचारी पिछले कुछ महीने में रिडक्शन की वजह से उसका पे काफी कम हो गया, एब्सेंट भी रहा हो काफी वजह, या कोई भी एलएचपी में रहा हो तो उसका पे कम हो गया हो। तो लास्ट पे तो सही है, ये जवाब भी सही है, लेकिन 100% सही नहीं। 100% सही है किसी भी कर्मचारी का जो मिनिमम पे होगा वो पेंशन सॉरी जो होगा वो मिनिमम 9,000 पर मंथ होगा, ये 7th पे कमीशन के अंदर। तो ये चीज जो है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यही बता रहा हूँ। एपीयू का आप एग्जाम दे रहे हो, ओएस का सीनियर क्लर्क का नहीं दे रहे हो, तो ये नॉर्मली 50-25% वाला जो बंदा है उसके लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, वो महान आत्मा है वो। लेकिन अगर कोई 50% और 9% में 9,000 में कंफ्यूज है, तो वहाँ एपीओ के लेवल का क्वेश्चन आता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि 50% कई मामलों में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर उसका लास्ट के जो कुछ महीने में वो एब्सेंट रहा हो, या उसका एलएचएपी में रहा हो, रिडक्शन की वजह से पे कम हो गया हो, कई रीजन से कम हो गया हो, तो वो अलग हो सकता है। तो मिनिमम जो सही आंसर इसमें आएगा 9,000 रुपये पर मंथ होगा। What are the official language rules 76 not appear? Official where are the official language rules? कहाँ पर official language rule 1976 लागू नहीं होते? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लागू नहीं होते ये। अगला क्वेश्चन आईडी है 276। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीसीआरजी पेएबल एज पर 7th पीसी? 7th पीसी के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 लाख रुपए है, और मैंने ये पहले बता चुका हूँ। उसमें ये भी कहा था कि जैसे ही डीए आपका 50% हो जाएगा तो 25% आपका डीसीआरजी बढ़ जाएगा, यानी 25 लाख हो जाएगा। तो जब आपका डीए 50% से ऊपर हो जाएगा तो 25 लाख हुआ। अभी चूंकि डीए 50% से कम है, तो अभी जो फिक्स किया हुआ रेट है वो 20 लाख है। कई बार मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन भी यहाँ किया, सही किया गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन आईडी 266। A railway servant who is compulsory retired from the service as a penalty will not be entitled to pension and gratuity in terms of Rule 64 of Railway Services Pension Rule 1993।
इसमें क्या क्या है कि कोई भी कर्मचारी है, रेलवे सर्वेंट है, वो अगर कंपल्सरी रिटायरमेंट हुआ है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर गलत जवाब है। तो आप जानते हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट को हम पेंशन ही बेनिफिट देते हैं। इसके लिए मैंने रूल बनाया था, बताया था आपका, ये निकाला हुआ है कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन मैनुअल का पैरा है ये। इसमें लिखा हुआ है कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन रेलवे सर्वेंट कंपल्सरी रिटायर फ्रॉम सर्विस एज ए पेनल्टी मे बी ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी कंपेयर टू इम्पोज सच पेनल्टी पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ एट द रेट नॉट लेस देन टू थर्ड। कंपल्सरी रिटायरमेंट और रिमूवल कंपल्सरी अलाउंस के आगे आएगा। ये कंपल्सरी दोनों में अंतर मैंने बताया था, बहुत पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट में पेंशन जो होता है मिनिमम टू थर्ड होता है और मैक्सिमम 100% होता है। इसमें लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन टू थर्ड एंड नॉट मोर देन फुल कंपनसेशन पेंशन और ग्रेजुटी और बोथ, ये देखते हैं। और कंपल्सरी अलाउंस में मैक्सिमम टू थर्ड होता है। इसके अंदर देखिए टू थर्ड लिखा हुआ है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वन थर्ड होता है। जो भी है 9,000 रुपये से कम ना होगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ कंपल्सरी रिटायरमेंट आजकल तो अगर आप उसको 100% हम देते हैं पेंशन बेनिफिट, जनरली मैक्सिमम केसेस में पेंशन बेनिफिट कंपल्सरी रिटायरमेंट 100% दिया जाता है, तो जस्ट लाइक वीआर हो जाता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन था इसमें कि कंपल्सरी रिटायरमेंट में ये विल नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगला है रेलवे सर्वेंट हु इज डिसमिस रिमूवल फ्रॉम सर्विस फॉरफिट हिज पेंशन एंड ग्रेजुइटी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा जाएगा कि मैंने इसको मैं पढ़ देता हूँ पहले। तो देखिए कंपल्सरी रिटायरमेंट का हो गया। अब कंपल्सरी अलाउंस का पहला लाइन पढ़िए आपके वन, A railway servant who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity। ये पेंशन रूल जो है 1993 का ही कॉपी मैंने किया हुआ है। पहले भाग में यही लिखा हुआ है। दूसरे भाग में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द अथॉरिटी कंपेयर टू डिसमिस रिमूव हिम फ्रॉम सर्विस में if the case is deserving a special consideration sanction a compulsory allowance not exceeding two-thirds of the pension or gratuity or both which would have been admissible to him if he had retired on compulsory pension and compulsory allowance sanction under sub rule shall be not less than 3,500, जो कि अभी 9,000 रुपये है। तो मैंने आपको कई बार ये बात बोली है कि आप लोग, कई लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप आईआरए या मास्टर सर्कुलर जितने भी रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है, अगर सीरियसली एपीओ बनना ही चाहते हैं जैसे मैं बनना चाहता था, तो आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन, हाँ यार रूल 65 में जो था कंपल्सन लोन देने की बात की थी, लेकिन फर्स्ट लाइन में फॉरफिट हो जाती, ये बात लिखी है। ये आपको याद आना चाहिए एग्जाम में। ये तभी याद आएगा जब एक एक लाइन जो है मैनुअल का आप पूरा थोरली पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप सिंपल एक डायरेक्टली कोई भी जो किताब भाई वैसी किताब पढ़ेंगे आप, तो आपको ये बता जाएगा कंपल्सन लोन सीधा सैंक्शन किया जाता है। ये फॉरफिट वाली लाइन नहीं मिलेगी आपको नॉर्मली किताबों में। तो आपको अगर मार्क्स अच्छे करने हैं तो आप जो भी आईआरएम की एक एक लाइन को थोरली पढ़िए। अभी पीछे एलडीसी आ रही है, तो अभी भी काफी टाइम है, तो मैं चाहूंगा अभी भी थोरोली पढ़िए ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। तो इसमें जो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, यानी ओनली बी इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है ये। अगला क्वेश्चन है नॉन सिलेक्शन पोस्ट आर फिल्ड बाय द प्रमोशन ऑफ द सीनियर मोस्ट रेलवे सर्वेंट हु सुटेबिलिटी इज टू डिटरमाइंड बाय द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ। नॉन सिलेक्शन पोस्ट जो भरी जाती है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी से भरी जाती है। और सुटेबिलिटी दो तरह से होती है, सीआर से होती है, एपीआर से, या फिर डिपार्टमेंटल रिटन टेस्ट भी होता है। जैसे सीनियर क्लर्क में हमारा होता है डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है, तो सुटेबिलिटी से की जाती है। तो यहाँ पे दोनों लगभग सही हो जाएंगे कि ऑन द बेसिस सीनियरिटी लिखा हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस से भी होता है, और फिर डिपार्टमेंटल टेस्ट जैसे सीनियर क्लर्क वगैरह में रिटन टेस्ट भी होता है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आईडी 259। In normal cases, only those staff who have completed minimum 2 years service in immediate lower grade will be eligible for promotion unless otherwise specified. The duration of service for the purpose include service if any rendered on ad hoc service followed by the regular service without break। इसमें ये सही है अपना, ए और बी दोनों सही है। तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि हेड होक सर्विस फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो उसको वहाँ कंटिन्यू सर्विस माना जाता है। और इसमें दोनों बातें सही लग रही है मेरे को, तो मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। उसमें आंसर ए और बी सही है। आईडी 245 क्वेश्चन आईडी, एज पर डीआर रूल विच ऑफ द फॉलोइंग person is not permitted to engage as a defense counsel as a by the charge of employee। तो चार्ज ऑफिशियल होता है, चार्ज एम्प्लॉय होता है, उसके लिए नियम है कि किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को वो डीसी में रख सकता है, किसी भी यूनियन के बैरर को रख सकता है, किसी वर्किंग को रख सकता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय को रख सकता है, लेकिन लीगल प्रैक्टिशनर्स को नहीं रख सकता है। ये नियम में लिखा हुआ है, तो इसमें यही आंसर है।
टाइम स्केल ऑफ पे विल बी आइडेंटिकल इफ। तो टाइम स्केल ऑफ पे की डेफिनेशन शायद मैंने निकाली है, इसमें शायद नहीं है मेरे पास। तो टाइम स्केलों की जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ वो यही डेफिनेशन है इसकी। द मिनिमम मैक्सिमम द पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीमेंट आर आइडेंटिकल। ये सही जवाब है इसमें जो दिया गया है, इसमें कोई डाउट है नहीं मेरे को। अगला क्वेश्चन आईडी है 253। द हस्बैंड ऑफ ए डिसीज फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो जैसे मैंने बताया था, कोई भी कर्मचारी है चाहे मेल और फीमेल है, अगर उसकी डेथ हो जाती है रेलवे में वाइल इन सर्विस, तो उसकी जो स्पाउस होंगे, अगर फीमेल है तो मेल और मेल है तो फीमेल, तो उनके स्पाउस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब के लिए। आइदर वो अपने लिए ऑप्ट करे या फिर अपने बच्चों के लिए किया, तो इसमें ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन बहुत कम लोगों को आएगा क्योंकि आरपीएफ के रूल हम पढ़ते नहीं। मेल वार्ड ऑफ नॉन रेलवे RPF railway employee can also be considered for appointment in RPF on compassionate ground if found fit। मैंने एक किताब निकाली थी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऊपर, जिसको कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी अपने। जिसने अगर पूरी किताब पढ़ी हो तो उसके अंदर मैंने एक सर्कुलर था मेरा, ये 5/9/2007 का, जो आरपीएफ का स्टैंडिंग ऑर्डर उस बुक में भी है, पेज नंबर 83। आप देख लीजिए, मैंने अपलोड किया हुआ पेज नंबर 83 पे था, जिसमें लिखा हुआ अपॉइंटमेंट और कंपल्शन राउंड इन आरपीएफ आरपीएस ऑफ प्रोसीजर रिगार्डिंग। तो इसके अंदर हम ये 1.4 देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि, पहले मैं पढ़ देता हूँ कि इन इन केस और 1.2 में, इन केस ऑफ मेल फीमेल वार्ड्स एफर्ट शुड बी मेड टू ऑब्जर्व देम इन आरपीएफ आरपीएसएफ इटसेल्फ सब्जेक्ट टू देयर फिटनेस। यानी कोई भी कर्मचारी जो है आरपीएफ का बंदा है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फीमेल मेल जो भी वार्ड होंगे उसको आरपीएफ में ही ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाएगी, इनमें ऐसा कहा गया है। Or when it is not possible to finalize the case as per subpara 1.1 and 1.2 above, ward of RPF RPSF person may be considered for appointment on compulsion in other departments of police। अगर आरपीएफ में अगर वो ऑब्जर्व करने के लिए पोजीशन में नहीं आते, वहाँ जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो फिर रेलवे के अदर डिपार्टमेंट के लिए उनको भेजा जाएगा। और फिर 1.4 में कहा गया, सिमिलरली द वार्ड ऑफ रेलवे पर्सनल वर्किंग इन डिपार्टमेंट अदर देन आरपीएफ आरपीएफ वुड आल्सो बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपल्शन ग्राउंड इन आरपीएफ आरपीएसएफ व्हेनेवर एनी वैकेंसी एग्जिस्ट। प्रोविजन है, मेरे ख्याल से तो जनरली होता नहीं, क्योंकि आरपीएफ में बहुत कम वैकेंसीज होती है और वहाँ पे मेडिकल डिग्रीज भी होते हैं और फिर कंपल्शन भी है। तो एक प्रोविजन एक दे रखा है, जनरली मुझे याद नहीं है कि ऐसा कुछ केसेस होता होगा। शायद बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है, लेकिन चूंकि नियम मालूम होना जरूरी है और नियम पूछा गया है, तो नियम में ये प्रावधान किया गया है कि आरपीएफ में हमारे जो अदर देन आरपीएफ के जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी, वहाँ का कोई भी कर्मचारी जो आरपीएफ में भी उसको जॉब दिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू जो फिटनेस के हिसाब से जो है। तो ये एक मेरा अगर किताब किसी ने पढ़ी होगी, उसमें ये पूरा आरपीएफ का सिलेक्शन पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पूरा आरपीएफ का सिलेक्शन है, पेज नंबर 83 84 85। तो इसमें जो है दोनों ए और बी सही हो जाएंगे। अगला, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस इन एपीयूज ग्रुप बी सिलेक्शन 70% फॉर वन वैकेंसीज। तो एक वैकेंसी के सामने हम 5 को बुलाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें। अभी मैं थोड़ा अपडेट नहीं हो पाया हूँ, तो इसमें चूंकि 5 है नहीं इसमें, तो नन ऑफ दीज ही आएगा। सॉरी, मैं गलत भूल गया, इसमें वाइवा की बात हो रही है। मैंने रेगुलर में कितने लोगों को हम कॉल फॉर करेंगे बोलेंगे, तो इसमें व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी कॉल्ड फॉर वाइवा वॉइस। तो वाइवा वॉइस के लिए जो पॉलिसी है, वो उसमें ये रूल ये है कि अप टू 6 टाइम बुलाएंगे, जितने भी वैकेंसी है उसका 6 गुना एज पर मेरिट बुलाया जाएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन है नहीं इसमें। तो जो मेरी जानकारी है, 6 गुना एज पर मेरिट जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें बुलाया जाएगा। तो इसमें वो ऑप्शन है, इसलिए नन ऑफ दिस आएगा इसमें। क्वेश्चन आईडी 249। एज पर द ओल्ड पेंशन स्कीम द मिनिमम मंथली पेंशन पेबल अंडर 7 सीपीज इज 9,000। ये बिल्कुल सही है। ओल्ड पेंशन स्कीम में मिनिमम 9,000 रुपये पेंशन मिलता है। द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल नॉट बी लेस देन 50% एट द लास्ट मंथ बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड और द एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स पे विच एवर इज मोर। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों नियम थे पहले किसी जमाने के, तो ये दोनों के दोनों सही है इसमें, ए और बी। क्वेश्चन आईडी 287। द हाईएस्ट पे लेवल इन द रेलवे इज। रेलवे के अंदर हाईएस्ट पे लेवल कितना है, इसका मैंने बताया हुआ, ये हमारा रेलवे है।
तो आईएएस जो इसमें है टोटल 18 लेवल आते हैं, ये मैं दिखाया हुआ आप देख सकते हैं। तो 18 लेवल, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं ताकि आपको दिखेगा उधर। तो ये 18 लेवल है हमारे में इसके अंदर, तो ये इसमें आंसर 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 312। इट इज पॉसिबल टू रिक्वेस्ट a change in date of birth through ESS module and request for change in award tabbed information can be made through ESS। तो ESS में दोनों की संभावना नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ए बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRIFM? इसके लिए शायद मैंने बताया था IRIFM का, ये है हमारा IRIFM, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये सिकंदराबाद के अंदर है ये IRFM। ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन आंसर आ रही जो है 1296। द टर्म रेलवे सर्वेंट एक्सक्लूड, निम्नलिखित में कौन से हैं जो रेलवे सर्वेंट में काउंट नहीं होते? सब्स्टिट्यूट, कैजुअल लेबर, RPF पर्सनल, नन ऑफ दिस। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे सब्स्टिट्यूट और कैजुअल लेबर जब तक इनको TS नहीं मिलता है, इनको रेलवे सेवा करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। RPF तो रेलवे एम्प्लॉय होते ही है, तो इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट को आप बोलते हो कि रेलवे एम्प्लॉय, और कैजुअल लेबर को आप नहीं बोलोगे रेलवे एम्प्लॉय नहीं है। ये थोड़ा मेरे को बात समझ में नहीं आई। मेरे हिसाब से तो रेलवे एम्प्लॉय जो है सब्स्टिट्यूट, अगर कैजुअल नंबर नहीं है तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं है जब तक कि इसको हम TS का दर्जा ना दे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से इसमें आंसर ये थोड़ा गड़बड़ है। क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट भी जो है अगर TS नहीं मिलेगा, कैजुअल लेबर की भर्ती आजकल होगी, बंद हो गई है, और सब्स्टिट्यूट की भर्ती होती है। सब्स्टिट्यूट की 120 दिन के बाद ही उसको TS का दर्जा मिलता है, वहां से हम उसको रेलवे सेवक का दर्जा दे सकते हैं। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट मिला है, तो थोड़ा ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आईडी 314। सर्विस मैटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे कैन नॉट बी ट्राइड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। किस लोगों के मामले जो है कैट के अंदर डील नहीं किए जाते हैं? विजिलेंस, ऑडिट, RPF। तो मैं बता दूं, कैट के अंदर जो मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड जो उसका आप कैट की आप अगर खोलेंगे, उसके जो भी डिटेल्स खोलेंगे, उसका लिटरेचर निकालेंगे कि कैट क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि कैट के अंदर जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके मामले डील नहीं किए जाएंगे। तो हमारा जो रेलवे RPO जो डिपार्टमेंट है वो पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, इसलिए वहां उसके कैट के अंदर इनके मामले जो है तय नहीं किए जाएंगे। तो इसमें आंसर RPF सही है। इफ ए स्पेशल लीव पिटिशन इज टू बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, इट शुड बी फाइल्ड विद इन। तो विद इन जो है 90 डेज फाइल करनी होती है। इसमें ऑप्शन 3 सही है इसके अंदर जजमेंट के। अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफ फाइनेंस कमिश्नर रेलवे बोर्ड हैज बी री डेजिग्नेशन एज व्हाट। इसका भी मैंने देखा था अभी कुछ, ये हमारा है रेलवे बोर्ड के अंदर फाइनेंस कमिश्नर का भी नया नाम चेंज कर दिया, फाइनेंस मेंबर। तो ये अभी जो नाम है उसका चेंज कर दिया। तो अभी इसका आंसर भी जो है फाइनेंस कमिश्नर का जो नया नाम है फाइनेंस मेंबर फाइनेंस हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 308। विच ऑफ दिस कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव एडमिसिबल अंडर द लीव रूल। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन ये जो पूछा जा रहा है, ये मेरे ख्याल से कोई भी बंदा जो होगा उसको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए उसको, कि जो छुट्टियां हैं हम जनरली एक्सटर्नल लीव, कम्यूटेड लीव और चाइल्ड केयर लीव, पैटर्निटी लीव, जितनी भी लीव है सब लीव रूल के अंदर गवर्न होती है। तो मैं जब बता दूं, एक तो सबसे अंदर इसके अंदर कि जो लीव रूल है हमारा चैप्टर 5 IRC पार्ट 1, तो लीव रूल के अंदर जो भी लीव गवर्न होती है वो आपस में जुड़ती है, ठीक है, आपस में कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन कैजुअल लीव जो है वो लीव रूल का पार्ट नहीं है, जो लिबरल रूल हम कहते हैं उसके अंदर पार्ट नहीं है। तो वो जो है कैजुअल लीव बाकी लीव से नहीं जुड़ती है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैजुअल लीव। Which of these, question ID 301, which of these is granted to save a railway employee from a loss of substantive pay in respect to permanent post?
other than a tenure post due to revision in of pay or due to any reduction of such substantive pay otherwise than as a disciplinary measure। क्या इनमें से क्या एक रेल कर्मचारी को वेतन में संशोधन के कारण स्थायी पद के अलावा स्थायी पद में मूल वेतन के नुकसान से बचाने के लिए या अनुशासनिक उपाय के अलावा अन्यथा इस तरह की मूल वेतन में कमी के लिए दिया जाता है? मैं एक बात बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन जितने लोगों को समझ में आया है सीरियसली, मेरा ये मानना है उनको एस्टेब्लिशमेंट समझ में आया है। और जितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, यानी कि वो बस दौड़ लगा रहे हैं, हमको एपीओ बनना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो डिजर्व नहीं करते एपीओ बनने के लिए। ये मैं बता दूं आप, ठीक है, आप रट लें, पास कर लें, बन जाए एपीओ, अलग बात है। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। फिर मैं समझा दूं, कोई भी कर्मचारी का पे अगर हम पे कम करते हैं, तो इसमें सिंपल सा सवाल है कि किसी आदमी का हम पे कब कम करेंगे, फिक्सेशन कब करेंगे। तो जनरली एक तो मैं बता दूं, रनिंग स्टाफ होता है, रनिंग स्टाफ मेडिकल डिक्लेयर जो होता है, तो हम उसको 30% पे फिक्सेशन करते हैं। तो मैंने जब बताया था रनिंग स्टाफ की पे फिक्सेशन की, तो उसमें 30% ऐड करते हैं। तो जिस लेवल मतलब 4200 के अंदर है, वो 4200 में जब 30% दे रहे हैं, तो होता है जिस लेवल के सामने जो उसका पे आ रहा है उतना उसका नहीं आता है। तो मैंने ये बताया था कि जब सामने अगर नहीं आ रहा है, तो हम हायर वाला नहीं देते, लोअर वाला देख के जो डिफरेंस है वो हम पर्सनल पे में जोड़ते हैं। सिमिलरली कोई आजकल जो इंटर रेलवे ट्रांसफर होके जाते हैं, उसमें भी हम जब इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है, वो डीआर कोटा के आगे इसमें जाता है। 46 स्टेशन मास्टर जा रहा है, 42 में जाएगा वो। तो हम उसको रिविजन करते हैं लोअर पोस्ट में, डीआर कोटा जहाँ है, वो वहां उसको हम पे प्रोटेक्शन का बेनिफिट देते हैं, अगर उसने 1 साल की सर्विस किया है उसके अंदर। तो ऐसे मामले में कई बार ऐसा होता है कि वो जो लेवल है उसके इक्विवेलेंट उसका पे नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, लोअर वाले साइड रखते हैं, जो डिफरेंस है वो हम पेपी में रखते हैं। तो पर्सनल पे की डेफिनेशन ही ये होती है कि आप किसी का वेतन का नुकसान ना हो, और उसके लिए हम उसको संरक्षण देने के लिए पर्सनल पे दिया जाता है। बाकी ऑफिशियलिंग पे और स्टेपिंग अप पे का कोई मतलब नहीं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, माफी चाहूंगा आपको इस बुरा लगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जिनको नहीं आता है, वो थोड़ा आत्मचिंतन करें कि क्या हम एग्जाम देने हम दे रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत करें, क्योंकि ये चीज बेसिक फंडामेंटल है एस्टेब्लिशमेंट के रूल, ये आपको मालूम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अकाउंट्स का। मैं जनरली ज्यादा मैं प्रिपरेशन किया नहीं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। आईडी एक्ट 329, द टू पैकेट सिस्टम ऑफ टेंडिंग इज मेनली एडोप्टेड टू। टू पैकेट सिस्टम रेलवे में क्यों अडोप्ट किए जाते हैं? गेट वाइडर पार्टिसिपेशन, ये तो गलत ही है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपटीशन, ये भी गलत है। एसेस द टेंडर टेक्निकली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल बिड, यही इसका सही है जवाब है। कोई भी टू पैकेट सिस्टम किया जाता है, तो उसका जो पीछे रीजन ये है, वो है कि वित्तीय बोलियों से प्रभावित हुए बिना तकनीकी रूप से निवेदन का मूल्यांकन करने। मतलब कई बार क्या होता है कि अगर आपको टू पैकेट सिस्टम, मतलब अगर आपने टू पैकेट सिस्टम नहीं किया, तो आपको कोई जैसे मान लीजिए कंप्यूटर लेना, आपको कंप्यूटर में सामने वाला, मान लीजिए आपने 50,000 का कंप्यूटर अगर अच्छा आता है आपको, तो सामने वाला आपको 15,000 में कंप्यूटर दे देगा, फाइनेंस पे गिरा देगा टेंडर लेने के लिए। तो आपका जो कंप्यूटर है 15,000 का घंटा को डब्बा दे देगा, आपको काम ही नहीं हो पाएगा, ना उसमें इंटरनेट होगा, ना वाईफाई होगा, कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। तो आपको इतना क्वालिटी जो चाहिए, मिनिमम क्वालिटी आपको ऑफिस में जो काम करना है, तो हमारा टेक्निकल क्वालिटी उस चीज में होनी चाहिए उसमें। तो उसके लिए फाइनेंशियल बिड रखी जाती है, ताकि सरकार को फायदा हो कि कोई भी चीज हमको एक रियायती दाम में मिले। और टेक्निकल बिड इसलिए देखी जाती है कि भाई मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, तो मुझे कंप्यूटर के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को इतने जीबी का रैम चाहिए, इतना हार्ड डिस्क चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी, इतना उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, आई3 आई5 जो भी है, इतना गीगाहर्ट्ज की उसकी स्पीड होनी चाहिए। वो मुझे चाहिए, ताकि मैं आजकल जो हमारा कैसे ऑफिस का सारा काम हो रहा है, वो एचआरएमएस, कैडर मैनेजमेंट, उम्मीद कार्ड हो रहे हैं, हमारे ई ऑफिस हो रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को अच्छा कंप्यूटर चाहिए। तो अच्छा कंप्यूटर तभी होगा जब मुझे अच्छा कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर मिलेगा। तो मैं अगर बिड अगर सिंपल बना दूंगा कि भाई मेरे को एक कंप्यूटर चाहिए, कोई भी दे दो, तो सामने वाला क्या अगर डब्बा पकड़ा देगा 10,000 रुपये 15,000 में, तो करूंगा क्या फायदा का? तो ऐसे सिस्टम का कोई फायदा ही नहीं होगा आपको टेंडर करने का। इसलिए ये टू पैकेट सिस्टम रखा जाता है, ताकि आपको जो है टेक्निकली आप साउंड रहे उस चीज में, और टेक्निकली आपको जो क्वालिटी का चीज चाहिए उसमें, वो आपको मिले कम से कम दामों में। तो मेरे जो जितना मुझे मुझे ज्यादा अकाउंट्स आता नहीं है, मैं माफी चाहूंगा।
थोड़ा सी जो कॉमन प्रूडेंस जो है उससे मैं बता रहा हूँ कि टू पैकेट सिस्टम का जो मतलब यही है कि आप जो टेक्निकली जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको वो आपको मिल जाए कम से कम दामों में। तो ये टेक्निकली टू पैकेट सिस्टम का जो है मतलब होता है। तो टू असेस द टेंडर टेक्निकली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल बिड, मतलब आपका फाइनेंस को बिल्कुल सामने वाला गिरा नहीं दे। तो जब आप मिनिमम टेक्निकल बात करोगे तो वाईफाई चाहिए चाहिए आपको, वाईफाई चाहिए आपको, 8 GB या 10 GB रैम चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, तो फिर वो आदमी 10,000 में आपको दे ही नहीं सकता कंप्यूटर में, क्यों आएगा ही नहीं इसमें। तो उसको मजबूरन 50,000 की चीज को 48,000 में लाना पड़ेगा, या जो भी, अगर 65,000 की चीज है तो 2-4 हजार में। तो वहां एक फेयर कंपटीशन आपका होगा। तो ये उसके लिए जो है टू पैकेट सिस्टम रखा जाता है। Transfer means the movement of railway employees from one station in which she is employed to another station, either to take up duties of new post और be due to change of his her headquarter। तो ये मेरे ख्याल से दोनों इसमें सही है, ज्यादा बताने का इसमें कुछ स्कोप है नहीं। अगला क्वेश्चन है, टेम्पररी रेलवे सर्वेंट विथ ओवर 3 years कंटिन्यूस सर्विस शेल बी एंटाइटल्ड टू ए नोटिस ऑफ, कितने महीने का और नोटिस देना पड़ेगा टेम्पररी के लिए। तो इसमें मैं आपको जस्ट बता दूं, एक मैंने पढ़ा था, ये टेम्परेरी का एक रूल है। चैप्टर हमारा है 3 IREC पार्ट 1, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो कोई भी जो टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट है उसमें लिखा हो, इफ द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इज ड्यू टू सम अदर काज ही शैल बी एंटाइटल्ड 1 month नोटिस प्रोवाइड ही was engaged on the contract for a defined period, and लिखा हुआ है temporary railway servant with over 3 years continuous service shall however be entitled to 1 month notice। यहाँ पे भी वही चीज बताई हुई है कि प्रोबेशनर ग्रुप है उनके लिए 3 महीने का नोटिस है, गजिस्ट्रेट जो है प्रोबेशनर 1 month नोटिस है, ग्रुप सी और डी सर्विस ऑन प्रोबेशन भी 1 month नोटिस है। तो इसके अंदर जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 महीना हो जाएगा। इसके अंदर टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट को 1 महीने का नोटिस पे निकाल सकते हैं उसको। क्वेश्चन ID 322, ईच इन्वेस्टमेंट proposal अंडर प्रिलिमिनरी वर्क प्रोग्राम PWP इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड को जो भी वर्क प्रोग्राम होते हैं हमारा, मैं बता दूं आपको, जो प्लान एड होते हैं, जो 51 52 इस बार क्वेश्चन पूछा नहीं, और एक 65 जो है हमारा नया आया है ट्रेनिंग के ऊपर। तो जो पिंक बुक लॉ बुक मिनी लॉ बुक बनती है, तो ये तो पिंक बुक का ही मामला लग रहा है मेरे को। तो उसके लिए जो प्रपोजल बोर्ड भेजे जाते हैं, तो उसके लिए यहाँ CE प्लानिंग होता है हेडक्वार्टर में, वो पूरा वही करते हैं, प्लानेट के जो ओरल कोऑर्डिनेटर वो होते हैं। तो वो उसमें क्या क्या बातें हैं, विद डिटेल प्लान शोइंग द शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट, कब किस तरह से शेड्यूल रहेगा, ये बेस्ड ऑन द फर्म डाटा ऑन क्वांटिटी एंड रेट्स एट करंट प्राइस लेवल। जो PWP जो बता दूं, एक IRPSM साइट है, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट एंड सैंक्शन मैनेजमेंट, IRPSM साइट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो हमारे रेलवे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैक्सिमम उसके ही कोऑर्डिनेटर होते हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट में अपने अपने जो भी प्लान हेड की वजह से उसमें डील करते हैं। और उसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट सेंक्शन कराना है बोर्ड से, तो उसमें सारा डिटेलिंग, जैसे हम ई ऑफिस में फाइल डील करते हैं, CP साइड NP साइड में पूरा ये, ई ऑफिस तो अभी आया है, लेकिन मैं मुझे याद है 2012 में जब मैं हेडक्वार्टर में था तो मैं APO प्लानिंग में काम करता था, और ये काम मैंने खुद ने डील किया हुआ है। तो पूरा नोटिंग और पूरा पेज वेज CP साइड पूरा डिटेल प्रोजेक्ट उसमें जाता है, क्या कॉस्ट है, और उसमें अकाउंट वेटिंग होता है, सब कुछ होता है, पूरा पूरा प्रपोजल जो है बोर्ड भेजता है। तो सबसे पहले डिवीजन का जो वर्क होता है, तो डिवीजन में भी जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट प्लस अकाउंट वेट होता है, फिर DRM के अप्रूवल के बाद हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर में भी फिर FNCO जो PFA जो होते हैं वो पूरा उसका कन्फ्रेंस करते हैं, फिर GM के अप्रूवल के बाद ये बोर्ड जाता है। तो इसमें लगभग लगभग जो तीनों चारों बातें हैं सब सही लग रही है मेरे को। कन्फ्रेंस जरूरी है PFA का, और GM का भी इसमें अप्रूवल होता है, बिना GM के अप्रूवल से बोर्ड नहीं जाएगा इसमें। तो इसमें ऑल अबाउ सही हो जाएगा। क्वेश्चन ID है 325, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इन इंडियन रेलवे। तो ऑपरेटिंग रेशियो का मैंने बनाया था, ये है ऑपरेटिंग, व्हाट इज द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो इन रेलवे। तो फॉर्मूला है ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेस बाय ग्रॉस डिवाइडेड बाय ग्रॉस अर्निंग इनटू 100। ये कैलकुलेशन है कि आपने जो ग्रॉस एक्सपेंस आपका किया है उसमें ग्रॉस अर्निंग जो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा। वो इसके अंदर इसका जो ग्रॉस अर्निंग, जो मुझे आंसर ठीक लग रहा है ग्रॉस अर्निंग, और तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी द जुरिडिक्शन ऑफ रेलवे डॉक्टर कवर्स रेलवे एम्प्लॉइज रिसाइडिंग विद इन, ए लिखा हुआ है रेडियस ऑफ 2.5 किलोमीटर ऑफ रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट टू विच द डॉक्टर इज अटैच्ड, एंड बी है विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे स्टेशन ऑफ ए डॉक्टर्स बीट।
तो ये एक रूल की बात की है, इसमें क्या सही है, तो इसके अंदर मैंने अभी निकाला है, ये मेडिकल अटेंडेंस का 6 नंबर का चैप्टर है हमारा। और इसके अंदर ये बताया है 1601 पैरा का 1 का 2 है, रोमन 2। तो ordinarily, the jurisdiction of railway medical officer will be taken to cover railway employees residing within a radius of 2.5 km of the railway hospital health unit and within 1 km of radius from the railway station of medical officers jurisdiction। तो आपको एपीओ बनना है, तो आरपीएफ के मैनुअल ही पढ़ना है आपको, और मेडिकल अटेंडेंस जो भी है, मेडिकल मैनुअल, वो पूरा पढ़ना है। पीडब्ल्यूपी जो है, वर्क्स प्रोग्राम जो है हमारा, वो भी हमको पढ़ना है। उसमें से क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कवर किए, तो इसमें जो है हमारे दोनों सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जो हमारा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड नासिक, ये बिल्कुल सही है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ये लखनऊ में है, ये भी सही है हमारा। गति शक्ति विद्यालय इज लोकेटेड अहमदाबाद, ये गलत है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है बड़ौदा में है। और अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लोकेटेड सिकंदराबाद। तो एक क्वेश्चन ऊपर जो था उसका आंसर यही मिल गया। आईआरएफएम का फुल फॉर्म क्या है, अगर लोगों ने देखा होता तो यही इनका आंसर मिल जाता, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता। तो एक क्वेश्चन था जिसका फुल फॉर्म यही था आंसर। तो यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर तो इन्होंने 2000 इसी में दे दिया है, तो ये लगभग लगभग इसमें सिर्फ गति शक्ति वाला गलत है, तो यही गति शक्ति वाला यहाँ पे इन्होंने दे दिया। क्वेश्चन आईडी 305, अनलेस द प्रेसिडेंट डिसाइड अदरवाइज नो रेलवे एम्प्लॉय शेल बी ग्रांटेड लीव एनी काइंड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग। कई बार बता चुका हूँ, 5 साल मैक्सिमम पीरियड है इन कॉम्बिनेशन और अदर लीव, और जो भी ये लीव है सब मिला के 5 साल से ज्यादा आप छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। द हाइएस्ट सैलरी इन द पे मेट्रिक्स इन रेलवे इज ₹2,15,000 पर मंथ। बी है द लोएस्ट स्टार्टिंग मंथली सैलरी इज 18,000। तो ये मैंने बता दिया, हाईएस्ट ये है 2,50,000 रुपये और मिनिमम 18,000 रुपये है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ हाईएस्ट 2,15,000, ये गलत हो जाएगा, लेकिन 18,000 सही है, तो बी इज करेक्ट। क्वेश्चन आईडी 323, द स्टैटिकल ब्रांच एंड आईटी सेंटर वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पीएफए। अकाउंट्स में अंडर में आते हैं आईटी सेंटर वगैरह जनरली। बाकी मुझे इसमें ज्यादा जानकारी है नहीं, मुझे ठीक लग रहा है इसका आंसर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ पैरामीटर दैट इंडिकेट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन डिवीजन। ये भी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। मुझे परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स जो है, इसको आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। क्वेश्चन आईडी 316, पब्लिक हॉलिडे इंक्लूडिंग संडे एंड क्लोज सैटरडे फालिंग विद इन a period of casual leave or immediately preceding or succeeding it do not count as casual leave। तो यानी जो हम सीए लेते हैं, तो आगे पीछे सैटरडे संडे है, ये पब्लिक हॉलिडे काउंट नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है ये। रेलवे एम्प्लॉय विथ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू एन एडिशनल 4 डेज स्पेशल सीएल। जो हैंडीकेप लोग होते हैं, डिसेबिलिटी वाले, उनको 4 सीएल एक्स्ट्रा मिलती है। ये भी कॉमन रूल है, सबको मालूम होना चाहिए ये रूल। तो ये सही है आपका, तो ए और बी दोनों सही हो गए इसके अंदर। आईडी क्वेश्चन आईडी है 321, जनरल रिव्यू ऑफ डैश इज टू बी मेड बाय द इंस्पेक्शन टीम अबाउट मूवमेंट ऑफ फोर व्हीकल। चार पहिया वाहनों की आवाजाही के बारे में निरीक्षण दल द्वारा की सामान्य समीक्षा। जो हमारा जो फोर व्हीलर होते हैं, उनकी वो लोग एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं, कितना मूवमेंट कितना डेली गए हुए हैं। उसका जो नाम है, ये लॉग बुक सही है। जिन्होंने कभी देखा ही नहीं है, उनके लिए कंफ्यूजन। नॉर्मली जो भी फोर व्हीलर मेंटेन होती है डिवीजन में, एसएजी ग्रेड ऑफिसर या जे ग्रेड ऑफिसर, तो उनके जो ड्राइवर होते हैं वो एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं कि कितना गाड़ी चली है, किस दिन कितना गाड़ी चली है। उसमें साइन भी लेते हैं उसके अंदर, अथॉरिटी के जो भी है, कि कितना चली गाड़ी। क्वेश्चन आईडी 328, हु इज द एम्पावर टू एक्सेप्ट रिजेक्ट एंड मॉडिफाई द रिकमेंडेशन ऑफ टेंडर कमेटी। तो टेंडर कमेटी की जो रिकमेंडेशन को कौन एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है, ये ठीक लग रहा है, टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ही इसको मना कर सकती है। द इंस्पेक्शन ऑफ स्टेशन अकाउंट इज टू बी कैरिड आउट बाय हुम। ये मुझे आइडिया नहीं है अकाउंट्स का, मैं आगे चलता हूँ इसके अंदर। व्हाट इज द मैक्सिमम रिबेट इन इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 180C फॉर रिकवरी ऑफ एनपीएस। इसके अंदर भी मैंने आंसर ढूंढा था। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर एनपीएस है 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये नेट से मैंने ढूंढा था, तो इसमें 1.5 लाख रुपए इसका सही आंसर आ रहा है। द क्वेश्चन आईडी 309, द अपर लिमिट ऑफ एनुअल
फैमिली इनकम फॉर एन ओबीसी कैंडिडेट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन रिकमेंड इज रुपीज 8 लाख रुपए पर एनम। बिल्कुल सही है। ओबीसी कैंडिडेट है, क्रिमिनल एयर में की जो डेफिनेशन है उसमें 8 लाख से अगर कम है तो वो क्रिमिनल लाइन में नहीं आते हैं, नॉन क्रिमिनल में आते हैं, उसमें उनको बेनिफिट मिलता है ओबीसी कैंडिडेट्स को। और एससी एसटी एम्प्लॉय शुड बी पोस्टेड नियर टू देयर होम टाउन एट द टाइम ऑफ इनिशियल डेवलपमेंट। इसमें थोड़ा सा कमी की है, जिनमें एस एस टी एम्प्लॉय को एज फार एज पॉसिबल लिखा हुआ है या एज फार एज प्रैक्टिसिबल लिखा हुआ है। शुड तो है ही, लेकिन एज फार एज प्रैक्टिसिबल लिखा देना ही ऐसा नहीं है, जहां तक हो सके संभव हो एस सी एस टी कर्मचारी को उनके होम टाउन के नियर दिया जाने का नियम है। तो लेकिन लगभग सही है ये, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसमें। 330 रिप्लाई टू डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंड अंडर द पर्सनल सिग्नेचर ऑफ, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसमें जीएम लग रहा है, शायद सही होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ डीएनएस रिलीफ अलाउंस एडमिसिबल टू रेलवे पेंशन फैमिली पेंशन एज ऑन 1 जुलाई 2022? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अगर यार 1 जुलाई 22 की जगह 1 जुलाई 21 करना चाहिए था, तो थोड़ा सा लोगों के दिमाग की नसें खुलती। अभी 22 ही चल रहे हैं, हमारे 22 के बाद अब नया डी आया ही नहीं है। और थोड़ा सा कंफ्यूज करने से ये सोचा होगा डीएनएस रिलीफ के हिसाब से कि डीएनएस रिलीफ जो है पेंशनरों को मिलता है। तो मैं बता दूं, किसी जमाने में डीएनएस रिलीफ और डीए अलग अलग रेट हुआ करते थे। काफी टाइम से डीएनएस रिलीफ और डीए, डीएनएस अलाउंस, दोनों के रेट सेम हो गए, जो कि अभी 38% चल रहे हैं। तो जब तक रिवाइज नहीं होंगे तो इसमें आंसर इसका 38 ही रहेगा। ये अकाउंट्स का भी मैं जरा इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आईडी है 304। In no circumstances shall the resignation of a servant whose conduct is under investigation be accepted without the sanction of authority who is competent to। किसी भी परिस्थिति में एक रेल कर्मचारी जिसके आचरण की जांच की जा रही है का इस्तीफा उस अधिकारी की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं किया जाए जो उससे के लिए सक्षम हो। कि किसी भी कर्मचारी के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है तो कौन अथॉरिटी है? इसमें लिखा हुआ जो इसको डिसमिस कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, नन ऑफ दीज। तो इसमें मुझे तो ये नन ऑफ दीज लग रहा है, इन्होंने डिसमिस किया है। कोई भी रेजिग्नेशन, किसी कर्मचारी की रेजिग्नेशन हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, ये उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है, न कि डिसमिसल करने की अथॉरिटी। इसके लिए मैंने रूल, ये मैं मास्टर सर्कुलर बता दूं आपको, चैप्टर 5, ये हमारा मास्टर सर्कुलर है, नया निकला 2019 में, मास्टर सर्कुलर नंबर 21/19। इसमें हम अगर जाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट टू अबाउ द रेजिग्नेशन ऑफ ए ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रेलवे सर्वेंट अदर देन दोज होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सर्विंग ऑन द रेलवे मे बी एक्सेप्टेड बाय द जीएम। The acceptance or resignation of all other Group A servants shall require the sanction of President and hence should be referred to Railway Ministry। और यहाँ है the resignation of a Group C and D railway servant may be accepted by authority competent to fill up the post held by him। तो competent authority जो fill up the post मतलब appointing authority होती है। सिमिलरली नॉन सिलेक्शन पोस्ट में भी लोगों को, कई लोगों को मेरे हिसाब से डाउट है कि नॉन सिलेक्शन पोस्ट कौन भर सकता है। उसमें भी मेरा ये मानना है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसी का अप्रूवल चाहिए। सिलेक्शन का जो मामले होते हैं वो जनरली उसमें एसएसजी ग्रेड ऑफिसर कमेटी बनती है, एसएसजी ग्रेड ही ऑफिसर जो है उसको नॉमिनेट करता है, तो एसएसजी का अप्रूवल चाहिए एडीआरएम डीआरएम का। नॉन सिलेक्शन में मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर जो अथॉरिटी उसको फिलअप करने का पावर रखती है, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो सुटेबिलिटी रिजल्ट को अप्रूव कर सकती है। सिमिलरली रेजिग्नेशन भी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसमें जो आंसर मेरे हिसाब से जो है वो नन ऑफ दीज आना चाहिए। ये डिसमिस मुझे गलत लग रहा है, ये मेरा व्यू है। क्वेश्चन आईडी 319। रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल 1968 से अप्लाई टू एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट। डीआर रूल जो है रेलवे सर्वेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लागू नहीं होता, उनके लिए सीसीएस रूल होता है, सिविल सर्विस अपील रूल, वो अलग है, वो हम पे लागू नहीं होता, उन पे लागू होता है। तो ये पहला तो गलत ही होगा, कंफ्यूज करने के लिए अच्छा किया इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा। दिस रूल शेल अप्लाई टू एवरी रेलवे सर्वेंट एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। मैंने जब बताया था किस किस पे लागू नहीं होते हमारा डीआर रूल, उसमें बताया था ऑल इंडिया सर्विस है, कैजुअल में जो काम करते हैं आरपीएफ पे लागू नहीं होते हैं। तो ये दोनों के दोनों इसमें आंसर गलत हो जाएंगे। एनी मेंबर ऑफ आरपीएफ ये तो सही है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विस वाले, these rules shall apply to every railway servant, any member of all India services, any member of RPF and any person in casual level। Actually ये जो है this rule shall not apply to every सर्वेंट एनी मेंबर ऑफ, ये आएगा, नोट आएगा यहाँ पे, तो नोट के हिसाब से बिल्कुल सही होता है ये, लेकिन ये चूंकि अप्लाई कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो डीआरयू लागू होता ही नहीं, रेलवे सर्वे डीआरयू लागू होता नहीं, तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे इसमें।
ये मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो आज थोड़ा टाइम निकाला, तबीयत मेरी थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, फिर भी कोशिश की कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी मेरे से। टाइम का अभाव की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाया, ज़्यादा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन प्लीज़ बताइए कैसा लगा ये वीडियो, मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।